तो आज हम कमला दास की एक बहुत ही कमाल की कविता माय मदर एट 66 को परत दर परत खोलने वाले। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो एक किताब का पन्ना है जिसमें ये कविता है, और हमारा मिशन ये है कि हम समझें कि ये कविता जो पढ़ने में इतनी सीधी सादी लगती है असल में इतनी गहरी और असरदार क्यों है। बिल्कुल, ये उन कविताओं में से है जो पहली नज़र में धोखा देती हैं। लगता है कि बस एक बेटी अपनी माँ के बारे में बात कर रही है। हाँ, एक बहुत ही सामान्य सा पल। हाँ, लेकिन जब आप रुककर सोचते हैं तो इसमें उम्र, रिश्ते, प्यार और उस एक डर की इतनी परतें खुलती हैं जिसका सामना हम सबको कभी न कभी करना ही पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले कवयित्री के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कमला दास, जिनका जन्म केरल के मालाबार में हुआ था, जी, भारत की सबसे जानी मानी आवाज़ों में से एक है। स्रोत बताता है कि उनके लिखने का अंदाज बहुत बेबाक, मौलिक और ज़मीन से जुड़ा हुआ था। हाँ, और ये भी दिलचस्प है कि उन्होंने मलयालम में माधवीकुट्टी के नाम से भी खूब लिखा। वो मतलब इंसानी रिश्तों की उलझनों को पकड़ने में माहिर थीं। अच्छा। और ये कविता माय मदर एट 66 शायद इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाती है कि कैसे जिंदगी के एक बहुत ही आम से पल में एक बहुत बड़ा सच छिपा हो सकता है। कविता की शुरुआत होती है एक कार के सफर से। कवयित्री अपनी माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं और वो अपनी माँ को देखती हैं जो बगल की सीट पर बैठी हैं, ऊँग रही हैं, मुंह थोड़ा खुला हुआ है। जी। और फिर वो एक लाइन लिखती हैं जो दिल पर लगती है कि उनकी माँ का चेहरा एक लाश की तरह राख जैसा लग रहा था। राइट। एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। ये इमेज बहुत परेशान करने वाली है। बहुत ज्यादा। और यहाँ बात सिर्फ एक शारीरिक तुलना की नहीं है। लाश शब्द का इस्तेमाल एक झटके जैसा है। बिल्कुल। ये वो पल है जब कवित्री को अचानक पूरी शिद्दत से ये एहसास होता है कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं और शायद ज्यादा समय नहीं बचा है। ये कोई धीरे धीरे आने वाला ख्याल नहीं है, ये एक भयानक सच है जो अचानक उनके सामने आ खड़ा हुआ है। कविता में दर्द यानी पेन शब्द का इस्तेमाल भी है कि उन्हें ये एहसास दर्द के साथ हुआ। मैं वही सोच रही थी, ये बहुत ही निजी पल है। आप एक बंद कार में हैं, अपनी माँ के इतने करीब बैठी हैं और उन्हें इस तरह बेसूध देखकर आपके मन में ये ख्याल आता है। हाँ। हम अक्सर अपने माँ बाप को रोज बूढ़ा होते देखते हैं पर उसे स्वीकार नहीं करते। फिर अचानक कोई ऐसा पल आता है जो सारी सच्चाई एक साथ आपके मुंह पर मारता है। ये शायद वही पल था। बिल्कुल। और वो एहसास इतना भारी है, इतना असहनीय है कि उनकी पहली प्रतिक्रिया होती है उससे भागने की, उससे दूर भागने की। हाँ, वो उस ख्याल को अपने दिमाग से बाहर फेंक देना चाहती हैं। और वो करती भी यही हैं। उस दर्दनाक ख्याल से बचने के लिए वो फौरन बाहर देखने लगती हैं। और यहाँ कविता का मिजाज एकदम बदल जाता है ना? हाँ, एकदम। कार के अंदर मौत जैसी शांति है और बाहर उन्हें तेजी से दौड़ते हुए युवा पेड़ दिखते हैं, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और अपने घरों से बाहर निकलते खुश बच्चे भी। हाँ, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और ये सिर्फ एक कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव है जो उल्टा पड़ जाता है। अच्छा। जब अंदर का सच बहुत दर्दनाक होता है तो हमारा दिमाग बाहर कोई जिंदादिल चीज ढूंढने लगता है, कोई ऐसी चीज जो जीवन का भरोसा दिलाए। लेकिन यहाँ वो जिंदादिली कवयित्री के दर्द को कम करने के बजाय और भी गहरा कर देती है। कैसे? मतलब बाहर तो सब कुछ अच्छा है, खुशनुमा है। क्योंकि उन्हें याद दिलाती है कि उनकी माँ अब उस जिंदादिल दुनिया का हिस्सा नहीं है। वो दौड़ते हुए पेड़ गुजरते हुए समय की तरह हैं जो पीछे छूट रहे हैं। बिल्कुल। और वो खुश बच्चे भविष्य हैं, नई जिंदगी हैं, वो ऊर्जा है जो अब उनकी माँ में नहीं रही। तो बाहर की जिंदगी और अंदर की मौत की आहट का ये टकराव उस दर्द को और भी नुकीला बना देता है। मतलब ये खुश बच्चे और भागते पेड़ एक तरह से उसे ताना मार रहे हैं कि देखो दुनिया चल रही है लेकिन तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो रुकने वाला है। वाव, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल, वो उस एहसास से भागने की कोशिश करती हैं लेकिन बाहर का नजारा उन्हें वापस उसी एहसास में और गहरे धकेल देता है। और ये जो बाहर की दुनिया को देखकर मन बहलाने की कोशिश है, ये ज्यादा देर तक तो टिक नहीं सकती। आखिर में उन्हें असलियत का सामना तो करना ही पड़ता है जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं। हाँ। सुरक्षा जांच के बाद वो कुछ गज की दूरी पर खड़ी होकर अपनी माँ को फिर से देखती हैं। हाँ, और इस बार वो एक अलग तुलना करती हैं। वो कहती हैं कि उनकी माँ का चेहरा देर से सर्दियों के चांद जैसा लग रहा था, फीका पीला, पेल एज अ लेट विंटर्स मून। जी। ये तुलना पहली वाली से बहुत अलग है। लाश वाली छवि में एक खौफ था, एक झटका था, पर सर्दियों का चांद, ये तो बहुत उदास और शांत छवि है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सर्दियों के आखिरी दिनों का चांद
अपनी रोशनी और ताकत खो चुका होता है। हाँ, उसमें वो चमक नहीं होती। उस पर कोहरा छाया रहता है, वो धुंधला और बेजान सा लगता है। ये धीमी गति से खत्म होने का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कवयित्री अब उस शुरुआती झटके से आगे बढ़कर अपनी माँ की उम्र की सच्चाई को एक शांत उदासी के साथ स्वीकार कर रही हैं। तो अब खौफ नहीं है, बस एक गहरी उदासी है। बस एक गहरी उदासी है। और इसी उदासी के पल में उन्हें महसूस होता है वो पुराना जाना पहचाना दर्द, मेरे बचपन का डर, दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड्स फियर। मुझे लगता है ये लाइन इस पूरी कविता का दिल है। बिल्कुल, ये दर्द कोई नया नहीं है। यही तो इस कविता की सबसे खूबसूरत और दर्दनाक बात है। ये वही डर है जो शायद हर बच्चे ने महसूस किया है। जैसे भीड़ में माँ का हाथ छूट जाने का डर। हाँ, या स्कूल के पहले दिन माँ के चले जाने का डर। ये अपनी सुरक्षा, अपने घर को खो देने का एक बुनियादी डर है। अब एक वयस्क के तौर पर वही डर लौट कर आया है, लेकिन इस बार वो कहीं ज्यादा बड़ा और स्थायी है। मतलब अब डर माँ से कुछ देर के लिए बिछड़ने का नहीं है। अब डर हमेशा के लिए बिछड़ने का है। और जाना पहचाना यानी फेमिलियर शब्द बताता है कि ये डर हमेशा उनके अंदर था, बस सतह के नीचे दबा हुआ था। आज वो फिर से उभर आया है, और इस बार उसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो डर है जो कभी जाता नहीं, बस हमारे साथ बड़ा हो जाता है। और इस सब के बावजूद जब विदाई लेने का समय आता है तो वो कुछ भी जाहिर नहीं करती। कुछ भी नहीं। उनके शब्द बहुत सीधे हैं। जल्दी ही मिलेंगे अम्मा, सी यू सून अम्मा। और इसके बाद मैंने बस मुस्कुराना जारी रखा और मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। All I did was smile and smile and smile. ये मुस्कान, ये तो सब कुछ झुटला रही है जो वो महसूस कर रही है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? हाँ, ये मुस्कान खुशी की तो बिल्कुल नहीं है। ये एक मुखौटा है, एक कवच है। अपनी माँ के लिए। हाँ, अपनी माँ को ये भरोसा दिलाने की कोशिश है कि सब ठीक है, मैं तुमसे फिर मिलूंगी। शायद ये खुद को भी यही यकीन दिलाने की एक बेताब कोशिश है। तो ये एक तरह का प्रदर्शन है, एक बहादुर चेहरा दिखाने की कोशिश। एक बहुत ही निस्वार्थ प्रदर्शन। वो नहीं चाहती कि उनकी माँ उनके चेहरे पर उनका डर देख लें और दुखी हो जाएं। सही बात है। तो वो अपना सारा दर्द, सारा डर एक मुस्कान के पीछे छिपा लेती हैं। ये हम सब ने कभी ना कभी किया है, अपने किसी प्रियजन को तकलीफ से बचाने के लिए। और मुस्कान शब्द को 3 बार दोहराना, ये बहुत कुछ कहता है। हाँ, ये दोहराव इस बात पर जोर देता है कि वो मुस्कान बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा, वो एक कुदरती मुस्कान नहीं है, वो एक जानबूझकर किया गया काम है। हर अगली मुस्कान पिछली वाली से ज्यादा मुश्किल रही होगी। ये उम्मीद और लाचारी के बीच की एक जंग है। जुबान कह रही है जल्द ही मिलेंगे, लेकिन दिल जानता है कि शायद ये आखिरी मुलाकात हो। अरे 1 मिनट, मैं अभी कुछ देख रही हूँ जो मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। क्या? स्रोत में लिखा है कि ये पूरी कविता असल में सिर्फ एक ही वाक्य है। हाँ, इसमें कोई फुल स्टॉप है ही नहीं, बस कॉमाज है। इससे तो इसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। बिल्कुल। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत सोचा समझा साहित्यिक फैसला है। अच्छा, पूरी कविता का एक ही वाक्य में होना दिखाता है कि ये विचारों की एक अटूट धारा है। एक सोच जो माँ के चेहरे से शुरू होती है, फिर बाहर की दुनिया में जाती है, फिर बचपन की यादों में खो जाती है, और आखिर में एक झूठी मुस्कान पर आके थम जाती है। कोई ब्रेक नहीं है। कोई फुल स्टॉप नहीं है, मतलब उस सोच के प्रवाह से कोई छुटकारा नहीं है। तो ये ऐसा है जैसे हम कवयित्री के दिमाग में घुस गए और उनके विचारों की स्ट्रेन को बिना रुके महसूस कर रहे हैं। एकदम। ये संरचना एक तरह की घुटन और बेचैनी पैदा करती है। पाठक इसे एक ही सांस में पढ़ता है और वो उस भावना की गहराई और निरंतरता को महसूस कर पाता है। मतलब विचार एक के बाद एक आ रहे हैं और वो उनसे बच नहीं पा रही हैं। बिल्कुल। ये एक लंबे, उलझे हुए और दर्दनाक एहसास को शब्द देने का एक शानदार तरीका है। तो कुल मिलाके इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये कविता एक बहुत ही व्यक्तिगत पल, एक कार यात्रा के जरिए उस सार्वभौमिक डर और दर्द को पकड़ती है जो हम सब अपने माँ बाप को बूढ़ा होते देखकर महसूस करते हैं। भावनाएं इतनी सच्ची हैं कि हर कोई इससे जुड़ सकता है। हाँ, और ये सिर्फ उम्र बढ़ने के बारे में नहीं है, ये उस लाचारी और शायद थोड़े अपराध बोध के बारे में भी है जो बच्चों को महसूस होता है। अपराध बोध? वो क्यों? क्योंकि हम अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम समय को रोक नहीं सकते। वो जो झूठी मुस्कान है वो उसी लाचारी का प्रतीक है। आप कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसके कि आप ये दिखावा करें कि सब ठीक है। हमारे स्रोत की शुरुआत में एक सवाल था कि क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग माता पिता हमसे क्या उम्मीद करते हैं? ये कविता सीधे सीधे तो इसका जवाब नहीं देती। नहीं, लेकिन ये उस सवाल को एक भावनात्मक गहराई देती है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारे माँ बाप को तोहफों या चीज़ों से ज़्यादा हमारे आश्वासन की ज़रूरत होती है। सही बात है। उन्हें बस ये सुनना होता है कि सब ठीक है और हम फिर मिलेंगे, भले ही हमें अंदर से पता हो कि भविष्य अनिश्चित है। वो मुस्कान भले ही झूठी हो, उस पल में सबसे बड़ा तोहफा है जो एक बेटी अपनी माँ को दे सकती है। ये सच में बहुत गहरा है। एक छोटी सी कविता में भावनाओं का इतना बड़ा समंदर, ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जो कहा नहीं जाता, जो सिर्फ एक मुस्कान के पीछे छिपा लिया जाता है, वो कहे गए शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। और यही कमला दास की खूबी है, कम से कम शब्दों में सबसे गहरी भावनाओं को पकड़ लेना। वैसे एक बात सोचने वाली है। बताइए। स्रोत हमें बताता है कि कमला दास ने अंग्रेजी के अलावा मलयालम में भी लिखा, जो उनकी मातृभाषा थी। हाँ, माधीकुट्टी के नाम से। तो ये कविता जो अम्मा के साथ इतने गहरे और निजी रिश्ते के बारे में है, ये उन्होंने अंग्रेजी में लिखी है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। सोचने वाली बात यह है कि अगर यही भावना मलयालम जैसी अपनी भाषा में कही जाती तो क्या उसका रूप कुछ और होता? क्या भाषा का चुनाव भी कवित्री के अनुभव में एक और परत जोड़ता है? क्या अंग्रेजी, जो थोड़ी दूरी बनाती है, उन्हें इस दर्दनाक विषय पर इतनी ईमानदारी से लिखने की हिम्मत देती है? ये सोचने वाली बात है।